आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की दुनिया में किसी समझदार आदमी से किसी भूत प्रेत चुड़ैल टैन के विषय में बात करो तो वो आपको पागल बोलेगा। वहीं दूसरी तरफ किसी ऐसे शख्स से पूछिए जो ऐसे हालातों से गुजर चुका हो तो वो आपको अपने और उस खौफनाक घटना के अनुभव को बड़ी ही बेताबी से आपको बताएगा। यकीन मानिए आज भी इन आत्माओं का वर्चस्व कायम है। बस अंतर इतना रह गया है कि ये अब शहर से दूर दूसरे इलाके में, जहां आवाजाही कम है, बाग बगीचे, बांसवाड़ी, नहर के पुलिया के पास, पीपल के पेड़ के पास आज भी अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। जयंत कुमार 20 साल का नवयुवक है और शारीरिक रूप से पतला है लेकिन कमजोर नहीं। उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच औसत ऊंचाई थी। इसके परिवार के लोग प्यार से जय कहकर पुकारते थे और इसके जिगरी दोस्त इसे यंत्र के नाम से चिढ़ाते थे। इसके गांव का नाम अरंद है जो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है। इसके गांव की सबसे अहम बात यह है कि यह शहर से कोसों दूर था। ये मिर्ज़ापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोगों को किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं था। सभी अपनी जीवन को खुशहाली से जी रहे थे। ये बात लगभग 5 साल पुरानी है। अनिल कुमार की आज शादी थी जो कि आज शाम 7 बजे अरंद गांव से 32 किलोमीटर दूर मंदीपुर में बारात जानी थी। अनिल कुमार, राजीव, रंजन और जयंत तीनों ने पिछले साल ही एक ही स्कूल के साथ पढ़ाई पूरी की थी। तीनों एक ही गांव के थे, इसी वजह से घनिष्ठता बढ़ गई। जयंत बारात में जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त राजीव रंजन जयंत के घर आया और बोला, क्यों हीरो, हो गई तैयारी? ये सुनते ही जयंत स्त्री को दीवार के सहारे रखते हुए बोला, कैसी तैयारी? अरे शाम को बारात चलना है या नहीं? तो इस पर जयंत बोला, अभी शाम होने में बहुत वक्त है बे। तभी राजीव बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा यार कि जाएं कैसे। तो इस पर जयंत बोला, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ क्योंकि कल सुबह जल्दी भी आना है। तो इस पर राजीव बोला, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, एक काम करते हैं, शाम को बारात तेरी बाइक से चल लेंगे। तो इस पर जयंत बोला, चल तो लेंगे लेकिन मेरी बाइक में बस पेट्रोल पंप जाने तक की पेट्रोल होगा। तो इस पर राजीव ने कहा, देख फिर क्यों ना ऐसा करें कि बाइक से ही दोनों चलते हैं और पेट्रोल का दाम दोनों आधा आधा कर लेंगे। तो इस पर जयंत बोला, ये उपाय सही रहेगा क्योंकि कल मुझे जल्दी भी आना है यार और ये बहुत ज़रूरी है। ये सुनने के बाद उसने 50 का नोट उसे थमाया और उसने वो नोट अपने पास रख लिया। फिर थोड़ी ही देर में वो भी वहाँ से ज़रूरी काम का हवाला देते हुए चलता बना। उसके बताए हुए योजना के अनुसार जयंत ठीक शाम 7 बजे उसके घर पहुंच जाता। जयंत उसको वहां ना पाकर हस्तप्रवत रह जाता है। उसके घर वालों से पूछने पर पता चलता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही गांव का कोई आदमी आया था। शायद वो उसी के साथ लगभग आधे घंटे पहले ही बारात के लिए निकल गया है। घर वाले भी सही सही बता नहीं पा रहे थे। जयंत जेब से मोबाइल निकालकर उसको कॉल लगाता है तो उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क आता है। जयंत 2-3 बार और कोशिश करता है और खींचकर मोबाइल जेब में डाल लेता है और उसे कोसते हुए कहता है, ये राजीव कहाँ मर गया? जब इसे कहा था कि ठीक 7 बजे चलना है तो ये किसके साथ चला गया? अगर उसे जाना ही था तो कम से कम बता देना चाहिए था। ऊपर से उसका नंबर भी नहीं लग रहा। ये कहते हुए उसने बाइक की चाबी घुमाई और कलाई घुमाकर वक्त देखा
तो घड़ी 8 बजने का इशारा कर रहे थे। उसने बाइक स्टार्ट करके अकेले ही आरंद से मंदीपुर अपनी दोपहिया से ही निकल पड़ा। अगले 40 मिनट के अंदर ही वो मंदीपुर गांव आ चुका था। उसने देखा कि सड़क के किनारे रंग बिरंगे रोशनी के साथ एक कतार में कुछ लोग बिजली के लैंप को ढो रहे थे, जो कि ऑर्केस्ट्रा वाले को उस अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम बखूबी निभा रहे थे। ऑर्केस्ट्रा के आगे आगे गांव के कुछ लोग रंग बिरंगे परिधानों में अपने नाच का कौशल दिखाने में मशगूल थे। इनमें कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने आज तक कभी भी नाचा नहीं था और वो इस मौके का अच्छी तरह से फायदा उठा रहे थे। इनमें से कुछ अधेड़ उम्र के आदमी भी थे जो हाथों से इशारा कर करके आने जाने वाली गाड़ियों पर हुक्म चलाते और अपने हिसाब से रास्ता भी दिखाने का काम कर रहे थे। सभी अपने ही धुन में मस्त थे। वहीं दूसरी तरफ जयंत का दोस्त अनिल कुमार, जो सुनहरे रंग की शेरवानी और कत्थई रंग के पगड़ी के साथ में सफ़ेद घोड़ी पर बैठे मुंह को लटकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मानो जैसे कह रहा हो कि इसकी बर्बादी पर इसे छोड़कर सभी जश्न मना रहे हो और उसकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। शायद अब बहुत देर हो गई है। इन सभी आदमियों से जब जयंत की नज़र हटी तो उसने बड़े ध्यान से राजीव को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे राजीव कहीं भी नज़र नहीं आया। अब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बाइक को खड़ा किया और एक बार फिर कॉल करके उसका जायजा लेना चाहा, तो मोबाइल निकालकर वो दंग रह गया क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने जल्दी से ऑन करते ही राजीव को कॉल लगाया तो पहले ही रिंग में उसने उठा लिया, मानो जैसे वो काफ़ी देर से उसी का ही इंतज़ार कर रहा था। कॉल को उठाते ही जयंत के कुछ बोलने से पहले ही वो दूसरी तरफ से बड़बड़ाया, हरामखोर कहाँ है? मैं पिछले आधे घंटे से तेरा नंबर लगा रहा हूँ, थक गया हूँ भाई, और तू फ़ोन ऑफ करके बैठा है। मैं कब से तैयार बैठा है तेरी राह देख रहा हूँ। बोल कहाँ है तू? तूने तो कहा था कि 7 बजे निकलना है। जयंत ने सोचा कि वो इसकी अच्छे से खबर लेगा और इसे लताड़ेगा, लेकिन यहाँ तो दाव उल्टा ही पड़ चुका था। उसने सवालों का अंबार लगा दिया। जयंत अपने प्रश्न करने की जगह उसे वहीं सामने से सच बताने और उसकी व्यथा सुनाने का मन बना लिया और उससे 20 मिनट का वक्त मांगा और फिर उसे लेने के लिए फिर से आरंद गांव को रवाना हो चला। रात के करीब 9:30 बजे का वक्त हो चला था। बाइक चलाते हुए पूरा इलाका सुनसान महसूस हो रहा था। इस वक्त गांव में अक्सर सभी लोग नींद के आगोश में समाये होते हैं। जनवरी का महीना था। ठंड का मौसम होने की वजह से सड़कों पर और चारों ओर शांति फैली हुई थी। शांति ऐसी कि जैसे पक्षी के बोलने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, मानो जैसे सारे पक्षी भी ठंड की वजह से रज़ाई ओढ़कर सो गए हों। जयंत अपनी बाइक को लगभग काफ़ी तेज गति से चला रहा था क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने गांव अरंद पहुंचकर राजीव के साथ वापस बारात में आना चाहता था। सड़क बिल्कुल ही सुनसान थी। रास्ते में बहुत ही कम घर थे, यानी कि ना की मात्रा में ही। वो रास्ते में सिर्फ ठंडी ठंडी हवाओं के बीच आगे बढ़े जा रहा था। अचानक जयंत को रास्ते पर एक आकृति सी दिखी जो तेजी से दौड़कर रास्ते को पार कर लेना चाह रहे थे। उस आकृति को देखकर ये लग रहा था कि मानो जैसे वो कोई औरत हो। जयंत ने झटके से अपनी बाइक के हैंडल को घुमाकर बाइक की हेडलाइट को उस आकृति की तरफ घुमाया तो ये देखकर वो दंग रह गया कि वो आकृति पलक झपकते ही सड़क पार कर जाती है। जयंत को ये देखकर विश्वास नहीं हुआ कि कोई पलक झपकते ही इतनी जल्दी से सड़क को कैसे पार कर सकता है। जयंत इन्हीं विचारों में उलझा पड़ा था
कि तभी उसकी बाइक की हेडलाइट अपने आप ही बंद पड़ जाती है। जयंत हेडलाइट को ठीक करने के लिए रुक जाता है। काफ़ी देर तक मशक्क़त करने पर भी वो लाइट ठीक नहीं होती। वो वहाँ पर कुछ वक्त खड़ा रहता है और फिर एक साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ उसे नज़र आता है। ये वही साया था जो थोड़ी देर पहले पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने से निकला था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, एक अजीब किस्म की तीव्र खुशबू भी बढ़ती जा रहे थे। अगले चंद सेकंड्स में वो उसके सामने थे। जयंत की नज़र उस काले साए पर पड़ी तो वो ये देखकर दंग रह गया कि एक 5.5 फीट की कोई औरत काली साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना मुंह घूंघट के अंदर छिपा रखा था। उसके पेट का काफ़ी बड़ा हिस्सा ढका हुआ ना होने की वजह से उसकी नाभि का उभार जयंत साफ साफ देख पा रहा था। जयंत की नज़रें उसके पेट पर ही अटक गई। जैसे रावण की शक्तियाँ उसकी नाभि पर ही रहती है, उसी तरह जयंत वहाँ खड़े खड़े उसके पेट को देखे जा रहा था। बहरहाल उसने खामोशी को तोड़ते हुए जयंत से ही सवाल किया, यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? उसकी ये बात सुनते ही जयंत बोल पड़ा, तो तुम्हें इससे क्या मतलब? ये सुनते ही उस औरत ने बड़े प्यार से इस बार कहा, इतनी रात को तुम्हें इस जगह पर डर नहीं लगता? ये सुनते ही इस बार जयंत सकपका गया और थोड़ा ऊंचे आवाज में बोला, मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम आधी रात को अकेले सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? ये सुनते ही उसने चालाकी भरा जवाब दिया और बोली, अब मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम भी तो हो मेरे साथ। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके इस हंसी के साथ जयंत भी कुछ सामान्य सा हो गया। जब उसकी हंसी रुकी तो वो बोली, मैं तो अक्सर यहाँ आती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें पहली बार देखा है। जयंत ने भी उसकी इस हमदर्दी को देखते हुए अपनी सारी कहानी बता दी, जिसे सुनने के बाद वो हंस पड़ी और बोली, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो तो होता ही है और होकर ही रहेगा। इसे ना तो तुम बदल सकते हो और ना ही मैं। ये कहते ही वो एकदम से चुप हो गई। जयंत ने भी उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। तभी जयंत के दिमाग में एक सवाल घर कर गया और वो मन ही मन में बुदबुदाया, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? भला इतनी रात को कोई अकेली औरत खेत में भटकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये चुड़ैल नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो इतनी अच्छी खुशबू कैसे आती? मैंने तो सुना है कि चुड़ैल के बदन से बहुत ही सड़ी हुई बदबू आती है, और चुड़ैल तो इतनी अच्छी भी नहीं होती। लेकिन अगर ये सच में चुड़ैल हुई तो अभी पता चल जाएगा। अगर इसकी दोनों टांगें उल्टी हुई मतलब तो ये चुड़ैल है। अब जयंत ध्यान से उस औरत के पाँव की तरफ देखे जा रहा था, मगर वो अपने किस्मत को कोसने लगा, क्योंकि एक तो यहाँ घनघोर अंधेरा और ऊपर से काले रंग की साड़ी, जिसकी वजह से उसके पाँव बिल्कुल ही ढके हुए थे और वो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया। जयंत को उसके चुड़ैल होने का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, लेकिन वो एक आम महिला है, ये उसका दिल मानने को भी राज़ी नहीं था। बहरहाल उसने भी उसे एक साधारण महिला ही मान लिया। जयंत ने चुप्पी तोड़ते हुए उससे कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इतनी रात का इधर क्या कर रही हो? पता है ना, ये इलाका अच्छा नहीं है रात के लिए, और यहाँ पर बहुत सारा खतरा भी है। अगर मेरी मदद ही करना चाहते हो तो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पर मेरा गांव है, मुझे वहाँ छोड़ दो। बेशक मैं छोड़ दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम क्या है आपके गांव का? जी, आगे जो वरुणा नदी पड़ती है ना, उसे पार करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भरहेता
वो जो गांव है ना, बस वही है मेरा गांव, मुझे वहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये तो मेरे गांव जाने के रास्ते में ही पड़ता है, आ जाओ, बैठ जाओ बाइक के पीछे, मैं छोड़ दूंगा। ये कहते हुए जयंत ने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे उसे बैठा लिया। वो औरत जयंत से लगभग चिपक कर बैठ जाती है। उसे इस कदर बैठने से जयंत के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ पड़ती है। उसकी जिंदगी में ऐसा मौका उसे पहली बार मिला था कि कोई खूबसूरत लड़की उसके पीछे बैठी हुई थी। तो क्या नाम बताया था आपने? जी, मेरा नाम जयंत है, जयंत बलूच। और आपका? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। नहीं कोई बात नहीं जी, मेरा नाम रचना है। इस पर जयंत ने पूछा, आपकी शादी हो गई? तो इस पर रचना ने जवाब दिया, नहीं अभी तक तो नहीं। और आपकी? तो इस पर जयंत ने कहा, नहीं मेरी भी शादी नहीं हुई। ये कहने के साथ वो औरत जयंत के जिस्म से काफ़ी चिपक जाती है। जयंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह औरत करना क्या चाहती है। वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा चिपके जा रहे थे। जयंत रियर व्यू मिरर से बार बार उस औरत को देखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ होने के कारण वो उसे देख नहीं पा रहा था। वो जानना चाहता था कि भला यह औरत क्या करना चाहती है। वो रियर व्यू मिरर से लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया और उस झोंके से उस औरत का घूंघट उसके चेहरे पर से उड़ गया। और तब जयंत को उसका चेहरा नजर आया। उसका चेहरा देखते ही जयंत के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या, क्योंकि उस औरत का चेहरा बिल्कुल ही खौफनाक था। उसका चेहरा पूरा कुचला हुआ था और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। आंखों की काली पुतलियां नहीं थी, जैसे दोनों आंखें पत्थर की हों। और उसकी ज़ुबान से खून टपक रहा था। उसकी जीभ बहुत ज़्यादा लंबी थी। वो अपनी जीभ को जयंत के गर्दन पर लटकाए जा रहे थे। जयंत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक तरीके से बुरी तरह से फंस चुका था और वो ये भी जानता था कि अगर उसने ये जताया कि वो जान चुका है कि यह औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, तो वो इसे मार डालेगी। अब उसके पास एक ही चारा था, या तो वो इसी तरह चलते रहने का नाटक करे या फिर वो कुछ ऐसा करे जिससे ये चुड़ैल उसका पीछा छोड़ दे। मगर जयंत को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे। तभी जयंत ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही वो चुड़ैल जो उससे कुछ देर पहले तक बिल्कुल चिपकी हुई थी, वो उससे अब धीरे धीरे अलग होने लगी और वो मन ही मन में कुछ बुदबुदाने लगी। हनुमान चालीसा पढ़ते रहने के बाद जयंत ने थोड़ी देर बाद रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो पाया कि वो चुड़ैल अब उसके पीछे से गायब हो चुकी है। जयंत समझ गया कि वो शायद बच चुका है। उसने जल्दी से बाइक की रफ्तार को तेज किया और जल्दी से अपने गांव पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।